नमस्कार एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज तो मैं कुछ कैमरा भी ऑन देख पा रही हूँ कि काफी लोगों के कैमरेज जो हैं वो ऑन है। एंड इट्स रियली गुड टू सी यू ऑल कि आप सब लोग भी इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू नो कि कैसे हैं आप सब लोग, आपका संडे कैसा जा रहा है। अगेन आप चैट बॉक्स में या फिर रिएक्शन बटन के थ्रू आप हमें बता सकते हैं कि आप कैसे हैं। Okay, Ratan ji, it's good to know that you are doing really well. Thank you for asking. मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और इस वेबिनार को लेने के लिए तो अपने आप ही एक एनर्जी आ जाती कि द संडे इज कमिंग एंड वी हैव टू टेक द वेबिनार। सो इट्स क्वाइट एनर्जेटिक मूड आई हैव। ओके, सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। नमस्कार। आप सबका स्वागत है यूरो इंटरनेशनल के थ्रू जो पेरेंटिंग वेबिनार हम सीरीज ऑर्गेनाइज करते हैं उसके एक नए वेबिनार में। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर अडू आई वुड लाइक टू स्टार्ट टुडेज वेबिनार with the introduction of our school. So, our school is the first futuristic school. That means that this school believes in providing the skill sets that are necessary in 21st century. हम सबको पता है कि काफी जल्दी से ये जो है टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है। और इस बीतते समय के साथ में जो अपनी टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत जल्दी बीत रही है। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज ए किड, तो वो नोकिया वाला फोन आता था तो वो काफी भारी सा होता था। एंड टुडे वी कैन सी दैट वी हैव अ होल न्यू कंप्यूटर इन आवर हैंड। एक इस फोन में सब कुछ अवेलेबल है, वो इंफॉर्मेशन जिसकी नॉलेज मुझे भी नहीं है। एआई आ गया है। सो दैट मीन्स कि बहुत कॉन्स्टेंटली और बहुत फ्रिक्वेंटली चेंजेस आ रहे हैं। और इन चेंजेस के साथ में डील करने के लिए हमें और हमारे बच्चों को वो स्किल्स चाहिए जिसके साथ में वो आगे खुद का अपना जीवन बिता सके। सो यूरो इंटरनेशनल स्कूल बिलीव्स इन प्रोवाइडिंग दो स्किल्स। सो मैं आप सबके साथ में हमारे स्कूल का मिशन और विजन शेयर करना चाहती हूँ। हमारे विजन को ध्यान में रखते हुए ही हमने मिशन बनाया है। वी वुड लाइक टू ऐड ह्यूमैनिटी इन दिस सोसाइटी। हम नर्चर करते हैं हर एक इंडिविजुअल को, उसकी यूनिकनेस को और उसके पैशन को पहचानते हैं ताकि वो एक बहुत ही सुंदर तरीके से कॉन्शियस माइंड के साथ एक इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग बन सके। और जैसे कि हम स्किल्स पे तो बहुत ही ध्यान देते हैं, तो वी पर्सनली यू नो वुड लाइक टू हैव आवर चिल्ड्रन who are conscious, intellectually capable and who are creative as well, जो कि फ्यूचर में चल के ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर्स बन सके, जो जॉब करने वाले कम और देने वाले ज्यादा बन सके। सो दिस इज द मिशन एंड विजन ऑफ यूरो इंटरनेशनल स्कूल। और हमारे इस मिशन और विजन के पीछे हैं हमारे डायरेक्टर सर मिस्टर शिवराम, जो कि फाउंडर है, चेयरमैन है यूरो इंटरनेशनल स्कूल का। और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बिता दी, जिसमें उन्होंने कोड विद्या भी स्टार्ट किया। ही इज ऑल्सो started his own Fanusta Global, and he was awarded by Rajiv Gandhi Innovation Award as well. सो वेन एवर आई स्पेंड टाइम विद हिम, जब भी मैं उनके साथ में हम प्रोफेशनल डील्स करते हैं, सो ही ऑलवेज शेयर कि मुझे ये लगता है कि जो स्कूल है वो एक, हम सेवा के भाव से जो कुछ प्रदान कर सकते हैं हमारी सोसाइटी को, एक ऐसा सेक्टर है। एंड इनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है एजुकेशन को लेके, इस सोसाइटी को लेके, वो अपने आप में ही काफी स्पेशल है। So we would like to thank you as well, sir. And moving ahead, we will start today's webinar with meditation. तो अगेन कि जो भी वरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको एक तरफ छोड़ के आज हम इस वेबिनार को अपनी पूरी कॉन्शियसनेस के साथ में अटेंड करेंगे। तो उसके लिए मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप कंफर्टेबली बैठ जाएं और आप जो भी काम कर रहे हैं एक बार उससे 1 मिनट का ब्रेक लें।
and we are going to sit here comfortably and we are going to do meditation. तो आप सब से मेरा अनुरोध है कि आप बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें and try to meditate. Can we start the meditation, please? सो आई होप आप सबने इस मेडिटेशन के थ्रू एक अपने आप को एकत्रित कर अपने ध्यान को एकत्रित कर पाए होंगे और इस मेडिटेशन के थ्रू आप काफी कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे. सो बिफोर मूविंग फर्दर अहेड आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन. ओके, सो क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? कैन यू ऑल सी द Yes, पीपीटी? yes, Himanshi ma'am, it's visible. ओके, थैंक यू सो मच किरण मैम. सो आज का टॉपिक है हाउ टू हैंडल स्टबर्न चिल्ड्रन, टूल्स एंड टेक्निक्स. दैट मीन्स कि हम सब ने फील किया होगा और ये कंप्लेन तो आती ही है कि मैम हमारा बच्चा बहुत जिद्दी है. तो फिर आज इस जिद के पीछे ही हम बात करने वाले हैं. हम ये समझेंगे कि जिद होती क्या है. और इस वेबिनार में मेरा साथ देने वाली है किरण गोदारा मैम, जिनको आई एम डैम श्योर कि आप सब लोग पहले से ही जानते हैं, बिकॉज शी इज माई पार्टनर हु इज बीन ऑलवेज विद मी. एंड ये वेबिनार भी आज हम दोनों साथ ही लेने वाले हैं. तो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपके इस टॉपिक के बारे में क्या विचार है. तो मुझे एक रिएक्शन के थ्रू आप फटाफट बता दीजिए, क्या आपने कभी ऐसे फील किया है कि आपका बच्चा जिद्दी है? आप एक थम्स अप के थ्रू बता सकते हैं कि हाँ मैंने फील किया है, या फिर थम्स डाउन के थ्रू. ओके, सो आप सबने रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया है एंड आई कैन सी कि बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंसर्न है कि देखने को मिलता है जिद्दीपन बच्चों में. ओके, ठीक है. तो मेरा दूसरा सवाल ये कि क्या आपको पता है कि जिद्दीपन होता क्यों है? ये भी आप मुझे एक रिएक्शन के थ्रू बता सकते हैं कि लाइक कभी ऐसे सोचा हो कि भाई हमारी प्रॉब्लम है कि हमारा बच्चा बहुत जिद्दी है और हमने सबने चाहा होगा कि किसी न किसी तरीके से ये प्रॉब्लम हट जाए. तो डेफिनेटली हमने इस बारे में सोचा है. तो आपने सोचा है कि आपका बच्चा जिद्दी किस वजह से है?
क्या आप चैट बॉक्स में टाइप करके कुछ शेयर करना चाहेंगे? के आई अप्रिशिएट कि आप सब लोग इतने इंटरेक्टिव रहे हैं हर सेशन में, और आप हर सेशन के थ्रू इस सेशन में भी अ, आप इंटरेक्टिव रह रहे हैं। किरण मैम, कैन यू सी द रिप्लाईज? कि कहना नहीं मानते बट इसका जवाब यस नहीं मिलता। डेफिनेटली। सो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए क्या होता है कि एज ए पेरेंट हम हमेशा अपने जो जनरेशन गैप है वो देखने को मिलता है। और उस जनरेशन गैप की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चे को समझ नहीं पाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। और उन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही फिर जो स्टबर्ननेस आती है वो चाइल्ड में कहीं ना कहीं डेवलप हो जाती है। अब आज जो हम लोग एब्सोल्युटली। बात करने वाले हैं वो काफी सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस आज के वेबिनार में। जैसा कि पहले भी बात हुई थी कि संडे का इंतजार रहता है। एक्चुअली आज मुझे किसी वेडिंग में आना था और उस वेडिंग में आने के बाद में भी मुझे ऐसा था कि नहीं, हमें संडे का वेबिनार तो करना ही है। तो मैं वहां से ये वेबिनार अटेंड कर रही हूँ। तो मुझे ये देख के अच्छा लगता है कि पेरेंट्स का एंथुजियाज्म इतना है तो हमें भी उस लेवल का जो कमिटमेंट है वो देना पड़ता है और देना चाहिए भी। और हमें खुशी मिलती है कि जब पेरेंट्स हमारे साथ कनेक्ट होते हैं तो हम भी थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा माइल जाते हैं कि फैमिली में कोई फंक्शन होता है तो भी हम आप लोगों के साथ जुड़े बिना नहीं रह सकते। अब एक बॉन्ड सा क्रिएट हो गया है, एक फैमिली, आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टबर्न बिहेवियर होता क्या है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा बच्चा है वो जिद्दी है या नहीं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। और इसको सीधा ही किसी बच्चे को टैग नहीं देना चाहिए। जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम की बात करते हैं तो एज ए पेरेंट हमें किसी बच्चे को ऐसे टैग नहीं देना चाहिए कि तुम तो जिद्दी हो, बिना पहचाने हुए। अगर सच में उसके अंदर वो सिम्टम्स हैं, वो साइंस है, तभी हम उसे कोई डायग्नोस कर सकते हैं या फिर ये किसी प्रॉब्लम को स्टेट कर सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है। दूसरा हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ये प्रॉब्लम्स है जैसे कि किस किस तरीके के बिहेवियर में हम पहचान सकते हैं कि हमारा बच्चा स्टबर्न है, जिद्दी है। और फिर हम आगे पढ़ेंगे कि इससे हम डील कैसे करें। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो यही बन जाता है कि अब हमें पहचान लिया, अब हमें ये बताइए कि हम अपने बच्चे को सुधार कैसे सकते हैं या फिर उसका बिहेवियर वो चेंज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि स्टबर्न बिहेवियर होता क्या है, हम क्या जानते हैं इसके बारे में। तो स्टबर्न बिहेवियर जानने से पहले हमें थोड़ा सा पर्सनैलिटी को जानना पड़ेगा कि पर्सनैलिटी क्या होती है। आप सभी को एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप बताइए अगर आपको समझ में आ रहा है तो, कि आपको क्या लगता है कि हर इंडिविजुअल अलग है या नहीं? क्या हम एज ए ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से अलग हैं क्या, या सभी सेम होते हैं, या सब लोग अलग अलग होते हैं? आपका क्या मानना है? आप फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको क्या लगता है कि हम सभी एक दूसरे से अलग हैं या सेम ही है। ठीक है, अलग हैं। तो अब ये डिफरेंस है क्या, किस किस सेंस में हम अलग होते हैं एक दूसरे से, ये बता सकते हैं आप कि हम एक दूसरे से अलग कैसे हैं? सभी लोगों का ऑलमोस्ट यही रिप्लाई है कि हम सभी एक दूसरे से अलग है। डेफिनेटली हर इंसान दूसरे इंसान से अलग है, लेकिन किस सेंस में अलग है ये भी अगर आप बताएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। माइंडसेट के सेंस में ठीक है, थिंकिंग के सेंस में अलग हो सकते हैं। वेरी वेल। और कोई बताना चाहेगा? नेचर, ओके। मेंटली, एबिलिटी, फिजिकली, माइंड, ओके। अंडरस्टैंडिंग, बिहेवियर, वेरी वेल। ये देख के काफी अच्छा लगता है हिमांशु मैम कि अब हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो ऑडियंस हैं, वो काफी अवेयर हैं और वो कितना अच्छा नॉलेज उनके पास में ऑलरेडी है।
तो कुछ चीजें यहाँ पे नोटिस करी गई कि हम कैसे दूसरे इंसान से अलग हैं। तो हम हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस सेंस में, और हमारी जो बिहेवियर है उसके सेंस में दूसरे इंडिविजुअल से अलग होते हैं। अब हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें जो वेरिएशंस है वो मिलके हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं। अब पर्सनैलिटी के सेंस में हम एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि कोई इंसान होता है जिसकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है कि उसे लोगों से घुलना मिलना पसंद है, जिसे हम एक्सट्रोवर्ट नाम देते हैं कि ये इंसान तो एक्सट्रोवर्ट है। और कोई इंसान ऐसा होता है जिसे अकेला रहना पसंद होता है, तो उसकी पर्सनैलिटी को हम बोलते हैं कि तो इंट्रोवर्ट है। यानी कि पर्सनैलिटी में जो वेरिएशंस है, जो टाइप्स है, उसके आधार पर हम एक इंसान से दूसरे इंसान से अलग होते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ हम अपने पर्सनैलिटी ट्रेट शेयर भी करते हैं, काफी सारे लोगों में वो कॉमन भी होते हैं। तो जैसे स्टबर्न बिहेवियर है, वो भी एक तरीके का पर्सनैलिटी ट्रेट ही है। पर्सनैलिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक ही है ये, कि कोई बच्चा है उसकी पर्सनैलिटी में ये आ चुका है कि वो जिद करता है। अब डेफिनेशन की अगर बात करें कि स्टबर्न बिहेवियर को डिफाइन कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है कि जब कोई भी इंडिविजुअल, कोई बच्चा हो, सिर्फ बच्चों की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, कोई भी इंसान, बड़ा छोटा बूढ़ा, क्यों हिमांशु मैम आप शायद अग्री करेंगे इस बात पे कि कोई भी इंसान की बात करेंगे यहाँ पे, हम जनरली बात तो बच्चों की करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें सभी इंसानों में होती है, हम सभी फील करते हैं ये सब। तो कोई भी बड़ा बूढ़ा या फिर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान जब अपने ओपिनियन को चेंज करने से रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है, जैसे मान लो कि मुझे लगता है कि मुझे स्कूल जाना चाहिए, और मेरा जो फ्रेंड है उसको लगता है कि स्कूल नहीं जाना। अब वहां पे मैं अगर उसको समझाऊं कि नहीं नहीं स्कूल जाना चाहिए, और स्कूल में हमें ये सीखने को मिलता है, स्कूल बहुत अच्छी चीज है, हमें ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन अगर वो मना कर दे कि नहीं मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है क्या करना है, तो वो हो गया कि हम अपना ओपिनियन चेंज करने से मना कर रहे, रिफ्यूज कर रहे। दूसरा, हमारे जो डिसीजंस होते हैं, जब हम मैं उसको जैसे मान ले दूसरा जो बच्चा है या फिर जो मेरा पार्टनर है, जो मेरा फ्रेंड है, उसको मैं फैक्ट देती हूँ कि देखो स्कूल जाते हैं तो हमें इतनी एजुकेशन मिलती है, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है, हमारी हेल्प होती है, हम करियर बना सकते हैं, अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम इस दुनिया में सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फैक्ट दिखाने के बाद में भी अगर मेरी फ्रेंड है, वो अपना ओपिनियन चेंज करने से मना कर दे, तब उस सिचुएशन में मैं उसे जिद्दी बोल सकती हूँ, स्टबर्न बोल सकती हूँ। अब ऐसे कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब हम बच्चे को बोलते हैं कि चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, हम मानते हैं एज ए पेरेंट की चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, शुगर नहीं खाना चाहिए ज्यादा, लेकिन बच्चों को नहीं समझ में आता। जब हम बच्चों को दिखाते हैं कि देखो दांत खराब हो जाते हैं, उनको फोटो दिखाते हैं, फैक्ट्स दिखाते हैं कि देखो इतने सारे बच्चों के दांत खराब हो गए थे, पेट की बीमारी हो गई थी, लेकिन फिर भी अगर बच्चा बात मानने से मना कर दे, तब हम उसे बोलते हैं कि बच्चा तो जिद्दी है। तो सिंपल डेफिनेशन होती है जब हम किसी को स्टबर्न बोलते हैं, कि जहाँ पे हम चेंज होने के लिए मना कर देते हैं, भले ही हमें कोई फैक्ट ही बता दे, भले ही हमें कोई परफेक्ट एग्जाम्पल दे दे, और सारी चीजें अगर हमारे सामने प्रेजेंट करे, फिर भी हम मना कर दें उसको चेंज करने से, तब हम उसको बोल सकते हैं कि स्टबर्न बिहेवियर है ये। अब इससे होता क्या है, स्टबर्न बिहेवियर से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। अब जैसे मुझे तो स्कूल जाना पसंद है और मेरी फ्रेंड को स्कूल जाना पसंद नहीं है, तो वहां पे हमारी लड़ाई हो सकती है। पेरेंट्स को तो चॉकलेट खाना बच्चों का पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों को चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, तो वहां पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो यही चीज होती है कि जब हमारे कोई भी एक जना स्टबर्न होता है, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस रहते हैं, वहां पे थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहां पे हम दूसरे का ओपिनियन रेस्पेक्ट नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं कि कैसे पहचाने, कैसे कि हमारा बच्चा स्टबर्न है या नहीं, हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारा बच्चा है, उसको हम ये लेबल दे सकते हैं क्या, हम उसको एक कह सकते हैं क्या कि वो स्टबर्न है क्या। तो कुछ सिंपल सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला जो हमने अभी बात करी, अगर कोई भी इंसान चेंज होने को रिफ्यूज कर दे कि भाई मुझे तो चेंज नहीं करना, मुझे तो जो पता है वही सही है। जैसे एक रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रही थी और उसमें मैरिज के कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ बात हो रही थी। तो कुछ दो पोल थे, कुछ लोगों का ओपिनियन था
कि मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड है। मतलब उसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया कि शादी है वो किस तरीके से होनी चाहिए, या फिर किस तरीके के लोगों की शादी होनी चाहिए। तो ये डिफाइन नहीं है, क्लियर नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ये तो ऊपर से बने हुए रिश्ते हैं और इनका तो मेल होना ही होता है। अब यहाँ पे अगर यहाँ दो लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, अगर वो साथ में मैच नहीं करते हैं, तो वहां पे मैं बोल दूं कि नहीं नहीं मेरा ओपिनियन सही है, मैं तो तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, तो ये हो गया मना कर देना, चेंज होने से मना कर देना। दूसरा आता है डिफेंसिव बिहेवियर। डिफेंसिव बिहेवियर यानी कि मेरा जो भी मानना है मैं उसी के डिफेंस में बात करूंगी। कि जैसे मान लो बच्चे को लगता है कि चॉकलेट उसको खानी है, तो वो बात करेगा कि नहीं मम्मा, सब बच्चे ही चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं तो अच्छा लगता है, चॉकलेट तो टेस्टी होती है। यानी आपका जो ओपिनियन है उसके फेवर में ही सारी चीजें देते हैं। धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अ, हिमांशु मैम, एक बार आप चैट बॉक्स में देखिएगा कि एक हम्म। कोई पेरेंट है, उनका शायद कोई क्वेश्चन होगा। ओके मैम, यू प्लीज अभी कंटिन्यू बाय देन। हाँ श्योर। अब अगर अपन बात करें कि डिफेंसिव बिहेवियर की बात करें कि हम डिफेंड करने लग जाते हैं अपने ओपिनियन को, कि हम तर्क देते हैं, फिर चाहे वो झूठे ही क्यों ना हो, हम झूठा ही तर्क बना लेते हैं कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये सुना था, तो ये मेरे फेवर कर रहा है मेरे ओपिनियन को। फिर आता है रिजिडिटी। रिजिडिटी अगेन वही बात है कि हम रिजिड हो जाते हैं कि हमें चेंज नहीं होना। जो हम बोलते हैं ना कि अ, हम कठोर हो जाते हैं कि हम जैसे हैं हमें वैसा ही रहना है, हम सुनना ही नहीं चाहते। अगर मान लो कि कोई बच्चा जिद्दी है और मैं उसे समझाना चाहूँ कि ये बिहेवियर तो सही नहीं है, तो वो चेंज होना ही नहीं चाहेगा, उसे पसंद ही नहीं आएगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ, तो वो सुनेगा ही नहीं मेरी बात। ऐसा शायद पेरेंट्स ने नोटिस किया होगा अपने बच्चों के साथ में कि जब हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, अच्छी बात नहीं है, तो बच्चे इग्नोर करते हैं, सुनते ही नहीं है। तो वो रिजिडिटी है। जब हम चौथी बात करते हैं कि डिफिकल्टी इन कॉम्प्रोमाइज, कि कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज करने की बात आती है कि चलिए बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, या फिर जैसे बच्चे और पेरेंट की हमने एग्जांपल लेके रखा है चॉकलेट वाला। तो जब पेरेंट्स बोलते हैं कि अच्छा ठीक है 5 चॉकलेट नहीं मिलेगी आपको, 1 चॉकलेट मिलेगी, तो वहां पे क्या कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बच्चे को। या तो वो जिद करता रहे 5 के लिए, या फिर वो 1 पे कॉम्प्रोमाइज कर ले। लेकिन बच्चा जब मना कर देता है कॉम्प्रोमाइज करने से कि नहीं मुझे 1 नीचे, मुझे तो 5 की 5 चॉकलेट चाहिए, तो उस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि वो उसको डिफिकल्टी हो रही है कॉम्प्रोमाइज करने में। कि जहाँ पे कहीं बैलेंस बनाने की या बीच का रास्ता निकालने की बात होती है, तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं नहीं हमें तो ये नहीं चाहिए, मैं तो अड़ा रहूंगा कि मुझे तो 5 ही चॉकलेट चाहिए। फिर नेक्स्ट जो सिम्टम हो सकता है, साइन हो सकता है, वो ये है रेजिस्टेंट टू अथॉरिटी। कि हम जैसे मान लो मैं, मुझे लगता है कि मैं जो ओपिनियन होल्ड करती हूँ या फिर मेरे पास में जो पावर है उसको लेके मैं रेजिस्ट रहूंगी। रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना। अब अगर मेरे ऊपर कोई दूसरी अथॉरिटी आएगी, जैसे मान लीजिए मैं और हिमांशु मैम है, अगर हिमांशु मैम को लगता है कि मेरा ओपिनियन कहीं पे शायद थोड़ा डिस्टॉर्टेड है या फिर शायद उसमें कोई चेंज हो सकता है, तो मैं मना कर दूं कि नहीं मुझे अथॉरिटी नहीं चाहिए आपकी, मैं जो मानती हूँ वही सही है। बच्चों के मामले में बात करें तो बच्चों को पसंद नहीं आता कि हमारे पेरेंट्स हैं या फिर हमारे बड़े भाई बहन हैं, वो हमें इतना गाइड क्यों कर रहे हैं, हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी है, और हमें अथॉरिटी नहीं चाहिए, हम खुद ही पावर में हैं, हम खुद ही अथॉरिटी हैं अपने की। तो ये कुछ साइन होते हैं जहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा बच्चा है वो स्टबर्न है या नहीं। तो 5 चीजें हमने बात करी: refusal to change, defensive behavior, rigidity, difficulty in compromise और resistant to authority। ये 5 साइन अगर आपको अपने बच्चे के बिहेवियर में, चाहे कोई सा भी बिहेवियर हो, उसमें अगर देखने को मिलते हैं, तब हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे का बिहेवियर थोड़ा डिफेंस स्टबर्न बिहेवियर है, बच्चा जिद्दी है। आप बिल्कुल किरण मैम, कुछ और हाँ जी। धनंजय सर भी आपकी बात से अग्री कर रहे थे
कि अच्छा। मैम बिल्कुल सही है कि बच्चे जो है वो बातें नहीं सुनते हैं और अपने मन की अच्छा। चलाते हैं, सो ऐसा देखने को मिलता है। सो ही वॉज अग्रीइंग टू व्हाट यू वर सेइंग। ओके। आई थॉट कि वो उनके क्वेश्चन होगा कुछ इसीलिए। तो अभी हमने बात करी है साइंस की, कि कैसे हम पहचाने कि हमारा बच्चा स्टबर्न है। अब हम देखेंगे कि ये हो क्यों रहा है। बच्चा है, अब बच्चा जब से पैदा होता है, छोटा होता है, तब से तो स्टबर्न नहीं होता। हम हमेशा ही ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि बच्चे हैं, जब वो छोटे होते हैं तब तो उन्हें ये जो सैड फील होने वाली चीजें और ये सब उनको नहीं आती। आई थिंक आवाज की कोई प्रॉब्लम है। मेरी वॉइस ऑडिबल है मानसी मैम? यस किरण मैम, आप बिल्कुल ओके। ऑडिबल हैं, आवाज एकदम सही है। हाँ ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि ऐसा हो क्यों रहा है। कोई भी बच्चा बचपन से पैदा होता है, उसके बाद से ही तो वो जिद्दी या किसी भी तरीके का पर्टिकुलर बिहेवियर उसमें नहीं होता है। डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं से तो उस बिहेवियर को सीख रहा है। तो अब हम आप बात करेंगे कि ये बच्चा, कोई भी बच्चा है या फिर कोई भी इंडिविजुअल है, वो ये स्टबर्ननेस क्यों शो कर रहा है। क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वो स्टबर्न बिहेवियर कर रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा स्टबर्न हो रहा है। आप ये रीजन नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पे लिख भी सकते हैं, बाकी पीपीटी तो आपको शेयर कर दी जाएगी। सबसे पहला है फियर ऑफ चेंज। ये हम सब में देखना है। हमने फिजिक्स में एक रूल पढ़ा था कि हर चीज परिवर्तन का विरोध करती है। ये फिजिक्स का, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं 9th 10th क्लास में, तो उसमें न्यूटन के लॉ के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी चीज है वो जिस स्टेट में है उससे चेंज होने का विरोध करती है। कैसे? कि जैसे मान लीजिए एक गाड़ी है, गाड़ी चलती हुई अचानक से ब्रेक लगते हैं तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। वो भी यही बात है कि हम चलते रहना चाहते हैं, हमें चेंज नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि वो रुके। सेम ऐसा ही बिहेवियर में होता है कि जैसा चल रहा है वो चलते रहने देना चाहता है। कोई भी इंसान है वो, उसको डर लगता है कि अगर चेंज हुआ, अगर कोई नई चीज आ गई या फिर जो है वो चला गया तो क्या होगा। जो अननोन है, जो आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसका डर रहता है सब में। ये शायद एग्जांपल आप सभी ने सुना होगा और इसका फैक्ट भी आपको पता होगा कि गाड़ी चलती रहती है तो अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। वो इसीलिए होता है। और वैसा ही बिहेवियर में भी होता है कि हम डरते हैं उस चीज से। फिर आती है बात कंडीशनिंग की। कंडीशनिंग का मतलब धीरे धीरे आदत पड़ जाना। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है कंडीशनिंग का, एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है पेवलोव का, जिसमें क्या होता है कि एक डॉग होता है, उसको खाना दिया जाता है और उसके सामने खाना हमेशा एक बेल को रिंग करके और फिर रखा जाता है। हाँ, ऐसा बहुत बार किया जाता है कि बेल रिंग होती है फिर खाना दिया जाता है, फिर बेल रिंग होती है फिर खाना दिया जाता है। हर बार खाना तभी आता है जब उसको बेल रिंग करी जाती है। थोड़े दिनों बाद ये देखा गया कि खाना नहीं देते हैं फिर भी अगर बेल रिंग करते हैं तो जो डॉग है वो सलाइवेट करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब उसको आदत पड़ गई, उसकी कंडीशनिंग हो गई है कि उसको लगता है कि अगर यहाँ पे बेल बज रही है तो आई थिंक कोई मैसेज है कि काफी पेरेंट्स के पास आवाज नहीं जा रही है। आई वुड रिक्वेस्ट टेक्निकल टीम टू प्लीज फिक्स इट। एक्चुअली किरण मैम, आपकी जो वॉइस है काफी हाँ ऑडिबल जी। है, एकदम हम्म। क्लियर साउंड कर रहा है। आई वुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स टू चेक देयर इंटरनेट कनेक्शन एज वेल, एंड आई वुड रिक्वेस्ट आवर टेक्निकल टीम एज वेल टू चेक इफ देयर इज एनी इशू। थैंक यू मानसी मैम। तो अभी हम बात कर रहे थे कंडीशनिंग की, तो आई होप कि कंडीशनिंग आपको समझ में आया। अब बात करते हैं मिसकम्युनिकेशन की। मिसकम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे और पेरेंट के जो रिलेशनशिप है उसकी। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। बच्चों में जो अग्रेशन का इश्यू आता है, बच्चों में जो स्टबर्ननेस का इश्यू आता है, बच्चे ये सारे कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चे को बोलते हैं कि हम आपको कल एक चॉकलेट दिलाएंगे, फिर हम उनको उस बारे में बात ही नहीं करते हैं। फॉल्स जो हम उनको बोलते हैं कि
प्रोमिसेस, जो फॉल्स प्रोमिसेस हम बच्चों के साथ में करते हैं, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि हमारा बच्चा कैसा बिहेव करेगा। फिर बात आती है इमेच्योरिटी की। बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको इतनी समझ नहीं है कि वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। अगर बड़े भी हैं तो कुछ कई बार हम इमेच्योर बिहेवियर करते हैं, उसकी वजह से भी स्टबर्ननेस हो सकती है। फिर हम बात करते हैं लॉगिंग ऑफ फ्रीडम एंड लैक ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब ये टीनेजर्स में काफी देखा जाता है कि आज के टाइम पे टीनेजर्स को सबसे ज्यादा फ्रीडम चाहिए कि हम जो करना चाहते हैं वो कर ले, जहां जाना चाहते हैं चले जाएं, जैसे रहना चाहते हैं वैसे रहे, हमें पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। और वो उसकी डिमांड करते हैं, उनको वो चाहिए होता है, उसकी विश होती है उनकी कि हमें फ्रीडम मिल जाए। और इसी वजह से उनमें स्टबर्ननेस आती है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के अंदर ये एक आइडिया होता है कि हमें बच्चों को कंट्रोल करके रखना है, हमारा अपने बच्चों के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। और यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बच्चों को फ्रीडम चाहिए, पेरेंट्स को कंट्रोल चाहिए। तो बच्चे को लगता है कि मेरी जिंदगी का मेरे ऊपर कोई मेरा अपनी जिंदगी पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। तब वो उनको एक ही रास्ता दिखता है कि मैं जिद करूंगा तब तो करना ही पड़ेगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, उनको फोन खरीदना है, तो वो क्या करते हैं कि पहले पेरेंट्स को बोलते हैं कि फोन हमें दिलाइए। तो वहां पे मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है, या फिर पेरेंट्स को लगता है कि हमें कंट्रोल में रखना है हमारे बच्चे को, तो हम फोन नहीं दिला सकते। अब बच्चे को क्या लगता है कि भाई मेरी इच्छा तो पूरी हुई नहीं, मुझे तो चाहिए। तो फिर क्या करते हैं बच्चे, जिद करना शुरू कर दे कि नहीं आप फोन दिलाओगे तो ही मैं स्कूल जाऊंगा, नहीं तो मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। इस तरीके की जिद वो करना शुरू कर देते हैं। फिर आता है कंपैरिजन विद अदर किड्स, कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों का कंपैरिजन करते हैं दूसरे बच्चों के साथ में, तब बच्चों के अंदर ये सेंस डेवलप हो जाता है कि मैं अब अपना जो काम है वो जिद के थ्रू ही करवा सकता हूँ मेरे पेरेंट्स से। एक पेरेंट है जिनका क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट वाला पॉइंट है फियर ऑफ चेंज, वो दोबारा समझाना है। बहुत सिंपल है, इसीलिए मैंने वो फिजिक्स वाला एग्जांपल लिया था, क्योंकि गाड़ी हम सब ने देखी है चलते हुए, और गाड़ी हम सभी चलाते भी हैं, बहुत सारे लोग। तो जब भी कोई गाड़ी चलती हुई अवस्था में होती है, फिर अचानक से ब्रेक लगते हैं, तो वो थोड़ा कुछ सेकंड का ऐसा आता है कि आगे की तरफ हम झुकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी थी, हमारा जो शरीर था, वो गतिक अवस्था में था। और अचानक से ब्रेक लगे तो कौन सी अवस्था में आ जाएंगे हम? स्थिर अवस्था में। जो कि हम किसी भी इंडिविजुअल की जो स्टेट होती है वो चेंज नहीं होना चाहती, इसीलिए हम आगे की तरफ मूव करते हैं कुछ सेकंड तक। वही सेम बिहेवियर में होता है कि कोई भी बिहेवियर चेंज करने की या कोई भी नया काम बदलने की जब बात होती है, तो किसी को करना पसंद नहीं आता। उसको डर लगता है कि अगर वो चेंज हो गया तो पता नहीं कैसे होगा, सही होगा नहीं होगा, या वो मेरे लिए सही है या नहीं, मैं एडजस्ट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो वो फियर ऑफ चेंज है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल जाना, एक स्कूल में अभी बच्चा पढ़ रहा है, दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो वहां पे फियर ऑफ चेंज हो सकता है बच्चे को, कि अभी तो इस स्कूल में तो मैंने एडजस्ट कर रखा है, मेरे फ्रेंड्स भी है, मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन अगर मैं दूसरे स्कूल चेंज करता हूँ तो शायद मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँ उसको। फिर हम बात करते हैं रोल मॉडल की, कि अगर जैसे कोई आपका बड़ा बच्चा है, दो बच्चे हैं आपके, एक टीनेजर है और एक छोटा बच्चा है। अगर वो बच्चा अपने भाई को, बहन को, जो बड़े हैं, या फिर अपने आसपास सोसाइटी में, नेबरहुड में, रिलेटिव्स में, कहीं पे भी किसी बच्चे को जिद करता हुआ देखता है, तो वहां से भी सीख लेता है। वो कोई सा भी बिहेवियर हो, सिर्फ जिद की बात नहीं है, कोई भी बिहेवियर हो, जो बच्चा देखता है, ऑब्जर्व करता है। तो छोटे बच्चे होते हैं, हम बोलते हैं बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जिस सांचे में ढालोगे उसी में ढल जाएंगे। वो सही इसीलिए बोला जाता है क्योंकि बच्चे देखते हैं और सीखते हैं, रिपीट करते हैं। तो सेम यहाँ भी ऐसा ही होता है, अगर बच्चे किसी दूसरे बच्चे को जिद करते हुए देखते हैं, मॉल में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई एक बच्चा किसी टॉफी के लिए या किसी टॉय के लिए जिद कर रहा है, तो हमारा बच्चा भी हो सकता है उसको देख के जिद करने लग जाए। शायद आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कई बार। फिर हम आते हैं बात वाइकेरियस कंडीशनिंग की। सिमिलरली जो हमने बात करी थी कि कंडीशनिंग हम बच्चे की कर देते हैं, बच्चा ऑब्जर्व करता है किसी भी इंसान को कोई काम करते देखते हुए, और फिर उसकी भी उसी तरीके से कंडीशनिंग हो जाती है कि हाँ ये काम अगर मुझे निकलवाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये टॉय खरीदना है, तो इसका एक ही तरीका है जिद करना। तो ये कुछ रीजन थे
जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमारा बच्चा वो जिद्दी क्यों हो रहा है। अब हम आगे बात करते हैं, एक छोटी सी रिसर्च, एक वीडियो है आपके सामने, हम चलाना चाहेंगे। उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कैसे रोल मॉडल कैसे होते हैं, कंडीशनिंग कैसे होती है। ये जो अपने रीजन पढ़े थे वो इस वीडियो के थ्रू आप एक बार ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि कैसे हमने कंडीशनिंग करी बच्चों की, कैसे हम एक दूसरे के लिए रोल मॉडल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे के हाथ से प्लेट टूट गई, तो अगर उनकी मम्मी गुस्सा करेगी तो फिर कहीं मौका मिलेगा तो बच्चा अपने जो छोटे सिबलिंग है उन पे गुस्सा करेगा, फिर जो छोटे सिबलिंग है वो टॉय पे अपने पे गुस्सा कर रहे हैं। तो ये उन्होंने रोल मॉडलिंग से सीखा है। अब यहाँ पे रिसर्च ये बोलती है कि हमारी जो पेरेंटिंग स्टाइल है, हमारा जो पेरेंटिंग का तरीका है, वो ही बच्चे की फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। और बच्चे का जो भी बिहेवियर होगा, जो भी सिम्टम्स वो किसी अगर डिस्टॉर्टेड बिहेवियर का दिखाता है, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर का दिखाता है, तो उन सभी का डायरेक्ट कनेक्शन है पेरेंटिंग से, कि पेरेंटिंग कैसी है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल थे। एक तो जब पेरेंट ने गुस्सा किया तो कैसे वो चेन बन गई बिहेवियर की, बच्चे ने भी देखा वैसा ही रिएक्ट किया जब मौका मिला, छोटे बच्चे ने देखा वैसे ही रिएक्ट किया जब मौका मिला। तो एक चेन बन जाती है। वहीं पे अगर वो उसे खुश होके और तरीके से हैंडल करते तो दूसरा तरीके का बिहेवियर बच्चे सीखते। तो ये रिसर्च है जो ये हमें बताती है कि पेरेंटिंग कैसे इफेक्ट करती है। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हिमांशु मैम टू प्लीज कंटिन्यू विद इट। Thank you so much, Kiran ma'am. And of course, you do not have to request. Okay. So, अभी तक हमने ये देखा कि भाई जिद्दीपन होता क्या है, उसको हम पहचाने कैसे, क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो मेरे बच्चे में मुझे देखने को मिल रहे हैं, प्लस कि ये होता क्यों है। अब जैसे कि किरण मैम ने थोड़ी देर पहले ही रोल मॉडल की बात की थी, तो बच्चा दूसरे बच्चे के बिहेवियर को देख के भी सीखता है। यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि बच्चा आपके बिहेवियर को देख के भी सीख रहा है, जो इस वीडियो के थ्रू बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो अब हम बात करेंगे कि ठीक है, अब इसे डील कैसे करना है, राइट। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं इन स्टबन बिहेवियर से डील करने के लिए। तो हम एक एक करके इन सबको समझेंगे। सबसे पहला है कि स्टे काम, कि जब भी बच्चा जिद कर रहा हो, यहाँ पे आपका जरूरी है कि काम रहना है। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे आपका काम रहना जरूरी क्यों है। काम मतलब कि एकदम शांत तरीके से रहिए, शांत तरीके से सोचिए। आपका जो स्वभाव है वो भी शांत होना चाहिए बच्चे के लिए। आपको याद हो तो किरण मैम ने शेयर किया था कि एक रीजन जो होता है जिद्दी बच्चा बनने का, वो था कि उन्हें लगता है कि उनके बिहेवियर को या उनको एक अटैक किया गया हो। दैट मीन्स कि उनका जो डिफेंसिव बिहेवियर है वो हमें देखने को मिलता है। तो अब सोचो कि अगर हमें लगेगा कि हमें कोई अटैक कर रहा है तो हम क्या करेंगे। हमारा पहला रिएक्शन रहेगा कि हम खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। जो भी अटैक आया है उससे बचेंगे। और सबसे पहला जो बिहेवियर निकलता है वो होता है जिद्दीपन। क्यों? क्योंकि ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, जो कि हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट है। और पर्सनैलिटी ट्रेट क्या होता है कि जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, और जो हम बिहेव करते हैं। दैट मीन्स द वे आई थिंक, द वे आई बिहेव एंड द वे आई रिएक्ट, ये तीन चीजें जो होती है ये मेरे पर्सनैलिटी ट्रेट में आती है। तो अब आप फिट कर पा रहे हैं कि कहाँ बच्चे को अटैक्ड फील हुआ, क्यों फिर उसको अटैक फील हुआ तो उसने जिद क्यों करी।
ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये समझना जरूरी है कि हम जो भी बात कर रहे हैं हमारे बच्चे से, या फिर वो जिस भी चीज में जिद्दीपन कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। कहीं उसको अटैक तो फील नहीं हो रहा, राइट। कहीं उसको ये तो नहीं लग रहा कि मेरी जिंदगी का कंट्रोल मेरे हाथों से निकल रहा है। क्योंकि हमें बहुत छोटी छोटी बातें लगती है ना, कि बेटा इस कलर का नहीं, ये कलर का कपड़ा पहनो। बहुत अपन नॉर्मली बोल देते हैं बच्चे को कि रेड कलर में तो तुम अच्छे नहीं लगते, तुम ब्लू कलर पहनो। हो सकता है कि बच्चे को रेड कलर पसंद हो। और ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो फिर उसको खुद सोचने पे मजबूर कर देगी कि है ना, मेरी जिंदगी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं खुद से कुछ कर पा रहा हूँ। एक इंसिडेंट मैं शेयर करूंगी। एक बच्चा आया था मेरे पास काउंसलिंग के लिए। तो उस बच्चे ने पिछले 3 महीने में अपना 7 किलो वजन उसका घट गया। और लाइक काफी अच्छा दिखता था, हरा भरा उसका भरा भरा शरीर था। बट 3 महीने में उसका 7 किलो वजन कम हो गया। तो वेट अ मिनट, क्या आप सबको कोई ऑडियो सुनाई दे रही है बैकग्राउंड में? टेक्निकल टीम, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर। No, Imanshu ma'am, I don't think if there is any sound, you can continue. आई एम सो सॉरी, बट मुझे ऑडियो सुनाई दे रही है। अच्छा, सो वुड यू प्लीज वेट। किरण मैन, टेक केयर टिल देन, ओके। no problem, no problem. तो अभी यहाँ पे काफी सारी बातें हम कर रहे थे कि ओके, कैसे हम, आई एम हाँ, बैक, आई एम अभी बैक, आई एम सो हिमांशु सॉरी। इट्स टोटली फाइन। ओके। सो सो सॉरी पेरेंट्स। वो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो जाता है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं रहता, सो इट्स ओके। सो मैं एक इंसिडेंट शेयर कर रही थी, एक केस शेयर कर रही थी जिसमें बच्चे ने लास्ट 3 मंथ्स में 7 किलोज जो है अपना, वो लूज कर दिया। एंड व्हेन आई आस्क्ड द किड, तो उससे बोला कि मैम मैं खुश नहीं हूँ। क्यों खुश नहीं हो बेटा? मैम मैं इसलिए खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी ना मेरी नहीं है, मतलब सब कुछ पेरेंट्स के हिसाब से हो रहा है। वो कहते खड़े हो जाओ तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, वो कहते बैठ जाओ तो मैं बैठ जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है रोबोट सा हो गया हूँ मैं। तो वो कहीं ना कहीं उसको फील हो रहा था। और उसके एक छोटी छोटी बातों का जो बिहेवियर हम बच्चों को शो करते हैं, वो उसको मेंटली इफेक्ट कर रहा था, उसको फिजिकली भी इफेक्ट करने लग गया था। और उसकी बॉडी सिग्नल्स दे रही थी कि देर इज समथिंग दैट इज नॉट राइट, कुछ ऐसा है जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट जो पॉइंट है वो कंक्लूड करना चाहूंगी कि हमें यहाँ पे बच्चा जिद कर रहा है तो खुद को शांत रखना पड़ेगा। दूसरा, ये चीज इसमें हेल्प करेगा क्योंकि आपको याद हो तो अभी हमने शेयर किया था कि रोल मॉडलिंग के थ्रू भी बच्चे जिद सीखते हैं। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपका और आपके बच्चे का आर्ग्यूमेंट हो रहा है और आप उसको एकदम काम तरीके से डील कर रहे हैं, तो बच्चा भी ये सीखेगा कि नहीं, मुझे भी काम तरीके से ही डील करना है, राइट। सेकेंड इज सेट बाउंड्रीज। सो अब मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि भाई एकदम लीनियंट हो जाओ, आपका बच्चा जो भी कह रहा है आप वो करो। नहीं, ऐसा नहीं होता है, राइट। हम ऐसा नहीं कर सकते, और एल्स बच्चे को हम सेल्फ कंट्रोल भी नहीं सिखा पाएंगे। और बच्चों का तो मन अब भाई अपना ही चंचल होता है, तो बच्चों का तो चंचल है ही, इधर उधर भटकेगा। सो हम सारी चीजें नहीं दिला सकते हैं बच्चे को, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में आप कुछ बाउंड्री सेट कर दो कि बच्चे को पता हो कि अगर उसे पैसे खर्चने हैं तो उसे 1 महीने में कितने रुपए मिलेंगे। और उसी रुपए में उसे अपना जो उसे टॉय खरीदना है या फिर स्टेशनरी खरीदना है, उसी रुपए में उसको अपना एडजस्ट करना है। या फिर उसे पैसे सेव करके, कुछ बच्चे होते हैं जिनको जो पॉकेट मनी मिलती है हर महीने की, उसमें से अगर उन्हें कुछ ऐसा लेना है जो कि उस पॉकेट मनी से ज्यादा महंगा है, तो वो अपनी हर 3-4 महीने की सैलरी पॉकेट मनी सेव करते हैं और फिर वो चीज खरीदते हैं। तो यहाँ पे इन छोटे छोटे बिहेवियर से क्या हो रहा है, जैसे बच्चे को खुद पे सेल्फ कंट्रोल, दैट मीन्स खुद पे कंट्रोल करना आ रहा है, उसे पैसे मैनेज करने आ रहे हैं। तो ऐसी कुछ बाउंड्रीज सेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल बेटा कि एक हफ्ते में आप सिर्फ अपने दोस्तों के साथ एक ही बार बाहर जा सकते हो। या फिर ऐसा कि अगर 8 बज जाते हैं तो बेटा उसके बाद में मैं अलाउ नहीं कर सकती, उससे पहले आपको अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम के आना है, आप घूम के आ जाओ। लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि किस किस के साथ जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो। तो ऐसे में हमने क्या कर दिया कि थोड़ी बात हमने बच्चे की मान ली और थोड़ी बात हमने हमारी रख ली, कि बच्चा भी सेफ है, हमें नॉलेज भी है बच्चा कहाँ जा रहा है।
या फिर बच्चा अपना लोकेशन मेरे साथ सारे टाइम शेयर करते रहना, आप जहाँ पे भी जा रहे हो, तो उससे हमें खबर भी हो रही है कि बच्चा कहाँ जा रहा है। और ऐसा बच्चे को भी नहीं लग रहा कि भाई उसकी जिंदगी का सारा कंट्रोल उसके पेरेंट्स के हाथ में है। उससे लग रहा है कि भाई मेरी जिंदगी है, तो मेरे पेरेंट्स भी मुझे समझ रहे हैं, तो चलो मैं भी उनको समझता हूँ। राइट। थर्ड इज शेयर एम्पथी। अब देखो, जो जिद है, वो जिद शो करने का एक रीजन ये भी होता है कि बच्चे को ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझ नहीं रहे हैं। राइट। तो जब बच्चे को लगता है कि उसके पेरेंट्स उसे समझ नहीं रही हैं, तो वो काफी इस तरीके से रिएक्ट करने की कोशिश करेगा कि जो कि एकदम ऑपोजिट होगा उसका रिएक्शन। दैट मीन्स के जिद करेगा, सिंपल। अब हमें क्या करना है कि बच्चे को समझना है कि अगर बच्चे को सपोजिटली ये खिलौना चाहिए, तो क्यों चाहिए इसे। क्या उसने किसी दूसरे बच्चे को देखा है वो सेम खिलौने के साथ में, या फिर मेरे बच्चे को बाहर घूमने जाना अपने दोस्तों के साथ, तो क्यों जाना है। क्या उसे लेफ्ट आउट फील होता है बाकी सारे फ्रेंड्स में, जब सब फ्रेंड्स चले जाते हैं और वो नहीं जाता है। और अगर उसे लेफ्ट आउट फील होता है, तो क्या वो कनेक्ट नहीं कर पाता अपने दोस्तों के साथ में। काफी टीनेजर्स का ये रहता है कि मैम मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं करते, और मेरे कोई ज्यादा दोस्त नहीं है मैम। तो मुझे बड़ा दुख होता है जब बच्चे बोलते कि मैम मेरा कोई दोस्त नहीं है मेरी क्लास में, क्योंकि मैं उनसे कनेक्ट करने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता, या फिर मैं उनसे अच्छा कनेक्शन बना नहीं पाता, क्योंकि उनकी बातें ऐसी होती है मैं मुझे पता ही नहीं होती क्या होती है। तो कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। तो एम्पैथी का मतलब है कि जो बच्चे को फील हो रहा है, वो एक बार हमें भी फील करके देखना है कि उसे अंदर से बुरा लग रहा है, उसके अंदर में कुछ ऐसा गुस्सा तो नहीं भरा है। ठीक है, क्योंकि जिद हमारा कभी भी पहला रिएक्शन नहीं होता है। दैट मीन्स कि हमारी पहली फीलिंग जिद नहीं होती है। जिद तो एक बिहेवियर, एक स्वभाव है। उसके पीछे का जो फीलिंग है वो कैसी है, वो हमें देखनी है। थर्ड, अवॉइड पावर स्ट्रगल्स। दैट मीन्स कि कभी कभार जो जिद में आर्ग्यूमेंट्स पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इतने बड़े हो जाते हैं कि वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं, है ना। ऐसा लगता है कि बहुत बड़े आर्ग्यूमेंट्स हो गए, या फिर आवाज ऊपर होने लग गई है। तो ऐसी सिचुएशन में आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। आप भी और अपने बच्चे को भी ब्रेक दीजिए, क्योंकि जब मोमेंट हीट अप होता है ना, हम भी जब गुस्से में होते हैं, तो हमें जो दूसरा कोई पॉइंट बोल रहा है वो वैलिड नहीं लगता है। और हमें, अगर बच्चा जिद कर रहा है, तो हमें क्या करना है, उसे फैक्ट्स के साथ में बोलना है। क्यों? क्योंकि वो रिजिड होगा अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए। वो काफी इनफ्लेक्सिबल होगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा अपने स्वभाव को बदलने के लिए। दैट मीन्स कि वो गुस्से में होगा, तो वो हमारी बात भी नहीं सुनेगा। वो समझने की कोशिश भी नहीं करेगा कि हम ऐसा बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। राइट। सो ऐसी सिचुएशन में अगर बहुत ज्यादा हीटअप हो गया है मोमेंट, तो आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और अपने बच्चे को भी ब्रेक दीजिए। देन कम्स लिसन एंड कम्युनिकेट क्लियरली। तो लिसन एंड कम्युनिकेट क्लियरली इसलिए बोला गया है कि हमें सुनना है बच्चा जो जिद है वो कर क्यों रहा है। जैसे कि हमने पहले अभी शेयर एम्पैथी में मैंने एक पॉइंट शेयर किया था कि हमें बच्चे को जो फील हो रहा है वो फील करना है। और वो हम कब करेंगे? जब हम बच्चे को सुनेंगे ठीक तरीके से। क्योंकि बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझते ही नहीं है। है ना। अगर बच्चे को ये लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं है, तो बच्चा तो फिर ऑब्वियसली अपोज करेगा उस चीज का। और जिद का मतलब ही ये होता है कि जब बच्चे को लगे कि उसके जो आइडियाज हैं, उसके जो ओपिनियंस है, वो वैल्यू नहीं करे जा रहे। तो क्लियरली इन सेंटेंसेस से अपने को क्या पता चलता है कि बच्चे को ये फील होता है कि जो भी सामने वाला इंसान है वो उसको समझ नहीं रहा है। तो हमें पहले तो ये एकदम सोच लेना है कि जैसे हमारी फीलिंग्स जरूरी होती है, जैसे हमें लगता है कि हम सही है ना, हमें लगता है कि हम सही है, तो हमारे पास रीजन होता है कि हम क्यों सही है। फिर हमें बच्चे का रीजन सुनना है कि वो क्यों सही है, उसको क्यों लग रहा है। और जब हमें लगता है कि ठीक है, जो बच्चे ने रीजन दिया है, उसको हम थोड़ा सा इधर उधर अकोमोडेट करके, इधर उधर समझा के बच्चे का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, उसको मेच्योर बना सकते हैं। राइट। एक इमेच्योरिटी भी रीजन होता है जिद्दीपन का। तो जब उसको हम समझा सकते हैं, तो तब वो हमारा होगा क्लियर कम्युनिकेशन। और ये तभी पॉसिबल होगा, बच्चा आपकी तभी सुनेगा जब आप बच्चे की सुनेंगे। ऐसा तो नहीं होता है ना कि लाइक कोई हमें डिसरिस्पेक्ट करता है तो हम वहीं खड़े रहते हैं और उनकी बातें सुनते हैं।
हमारी वहां पे इच्छा ही नहीं करती जहाँ पे हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। फिर आता है लुक फॉर अ कॉमन ग्राउंड, दैट मीन्स कि थोड़ा सा समझौता करना, नेगोशिएट करना। अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया कि बच्चे को बाहर घूमने जाना है, तो उसमें हम ये लगा देंगे कि बेटा आप 8 बजे के से पहले पहले आप घर वापस आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ हमने नेगोशिएट किया। या फिर बच्चे को ये चाहिए कि मुझे तो ये टॉय अभी की अभी चाहिए, या फिर मुझे स्कूल नहीं जाना है, अभी नहीं जाना है मुझे। तो कुछ ऐसे नेगोशिएट किया कि चलो अगर आप अ, अपने साइंस के एग्जाम में कॉन्टिन्यूअसली 3 बार अच्छे मार्क्स लेके आओगे, मैं ये नहीं कह रहा पूरे मार्क्स लेके आओ, बट अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो मैं आपको ये टॉय दिलाऊंगा, कुछ भी हो सकता है, एक नेगोशिएशन करिए। अब बच्चे को फिर ये मेच्योर भी बनाएगा, उसे समझाएगा कि वाई इज इट नेसेसरी। देन कम सीक आउटसाइड हेल्प। अब कभी कभार क्या होती है कि देखो, एक जिद है वो एक बिहेवियरल पैटर्न है। बिहेवियरल पैटर्न इसका मतलब ये है कि बिहेवियर कभी भी एक टाइम पे नहीं सीखा जाता है, इट इज अ प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस से सीखा जाता है बिहेवियर। हमेशा बिहेवियर हमारी लर्निंग के थ्रू आता है, और लर्निंग हमारी होती है प्रैक्टिस के थ्रू। तो काफी टाइम ऐसा पॉसिबल होता है कि एक फॉल्टी पैटर्न बन जाता है, कि भाई हमें सही हमारा बिहेवियर पैटर्न नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से जो जिद्दीपन है वो छूट नहीं रहा है बच्चे का। तो ऐसी सिचुएशन से अगर आप डील कर रहे हैं, इन सभी मेथड्स के बाद में भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि गो टू अ थेरेपिस्ट। आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और आप कंसल्ट करिए, एंड देन इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। सो ये तो कुछ पॉइंट्स थे जिससे हम एज ए पेरेंट हम यूज कर सकते हैं, और हम खुद को इक्विप कर सकते हैं कि कैसे हम बच्चे के जिद्दीपन से डील कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ केस स्टडी शेयर करना चाहूंगी। तो ये जो केस स्टडीज है, ये एक पेरेंट ने एक साइकोलॉजिस्ट से पूछी है कि भाई ये सिचुएशन है, मेरा बच्चा इस तरीके से परेशान हो रहा है या मुझे परेशान कर रहा है। क्योंकि जब जिद होती है तो एक इंसान परेशान नहीं होता है, वो काफी अंडरस्टैंडेबल है कि पेरेंट्स को भी वो वो पेन जो है वो बियर करना पड़ता है, वो सहना पड़ता है, वो परेशानी, क्योंकि पेरेंट्स के दिमाग में ऑलरेडी कितना स्ट्रेस और सब कुछ चल रहा होता है। तो जब बच्चा जिद कर रहा है तो सिर्फ बच्चा परेशान नहीं हो रहा है, पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं। तो मैं आपके साथ कुछ केस स्टडी शेयर करना चाहूंगी। तो ये पहली केस स्टडी है जिसमें क्या है कि माई चाइल्ड स्टार्ट्स क्राइंग एवरी टाइम वी से नो। कि भाई मेरे बच्चे को मैं कुछ भी बोलूं, किसी भी चीज के लिए मना करूं, तो वो इंस्टेंटली रोना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो उसने कैसे रिएक्ट किया, हेलो हरप्रीत। हरप्रीत यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट बोल रहे हैं, हेलो हरप्रीत, मेरा बच्चा 3.5 साल का है, और मेरी बच्ची जो है हर टाइम रोने लग जाती है जब भी मैं, यानी कि फैमिली, किसी भी चीज के लिए उसे मना करते हैं। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल हर क्राइम। अब पेरेंट को यहाँ पे नहीं पता है कि बच्चा रो रहा है, उसका 3.5 साल की बच्ची है जो हर बार मना करने पे रोने लग जाती है। तो उस पेरेंट को नहीं पता कि उस क्राइम का मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं। और वो बोल रहा है कि हर छोटी छोटी बातों पे, किसी न किसी चीज पे वो रोने लग जाती है। तो यहाँ पे अब आप शायद तक फील कर पा रहे होंगे कि कुछ बच्चे होते हैं जो हर छोटी छोटी बात पे उनकी आंखों में नमी आ जाती है और रोने लग जाते हैं। तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या दिया था साइकोलॉजिस्ट ने। साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि हाय, थैंक्स फॉर राइटिंग, कि थैंक यू, आपने ये कंसर्न मेरे साथ शेयर किया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फील योर इमोशंस एज आई रीड व्हाट यू हैव रिटन। आई थिंक यू फील दैट द चाइल्ड शुड नॉट क्राई ऑन दीज छोटी छोटी बातें। अब यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट समझ रहा है कि जैसे कि पेरेंट्स ने पिन पॉइंट किया कि मेरा बच्चा छोटी छोटी बातों पे रोना लग जाता है, तो दैट मीन्स पेरेंट्स यहाँ पे क्या सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि वो उनका बच्चा छोटी छोटी बातों पे ना रोए, सिंपल। लेकिन हम एज ए पेरेंट ये भूल जाते हैं कि वो छोटी छोटी बातें हमारे लिए छोटी है, हमारे बच्चे के लिए छोटी नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पे एम्पैथी शो नहीं कर पा रहे पेरेंट्स। अभी हमने सॉल्यूशंस पढ़ा ना, तो उसमें डील करने का एक सॉल्यूशन था कि शो एम्पैथी, शेयर एम्पैथी। ठीक है। तो यहाँ पे एज ए अडल्ट हमें किसी भी बात का बुरा लग सकता है, वैसे ही बच्चे को भी किसी भी बात का बुरा लग सकता है। जो बात हमारे लिए छोटी है वो जरूरी नहीं है बच्चे के लिए भी छोटी है। तो हमें वहां पे क्या करना है, यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा कि यहाँ पे हमें कामली बच्चे के पास बैठना है, कि वी हैव टू स्टे काम हियर। देन वी हैव टू यूज एक्टिव लिसनिंग, कि मुझे अच्छे तरीके से सुनना है मेरे बच्चे को क्या फील हो रहा है।
और उसके बाद में मुझे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है, और मैं उससे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करूंगी तो मेरा बॉन्ड अच्छा होगा मेरे बच्चे के साथ में। तो अभी आपने देखा कि हमने जो सॉल्यूशंस वहां पे देखे थे, उनको केसेस पे कैसे अप्लाई करना है, दैट मीन्स उनको सिचुएशन पे कैसे अप्लाई करना है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आपको ये अच्छा लगा है सॉल्यूशन, या फिर आपको समझ में आया है सॉल्यूशन, तो एक थम्स अप के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं क्या? मैं आप सबका वेट कर रही हूँ कि आप फटाफट रिएक्शन देंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर रिएक्टिंग। अभी हम आगे बढ़ते हैं एक और केस के साथ में। थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। सो सेकेंड केस है हमारा कि माई चाइल्ड क्राइज वाइल गोइंग टू प्ले स्कूल, व्हाट डू यू डू? कि भाई मेरा बच्चा प्ले स्कूल में है, प्री प्राइमरी में है, बहुत छोटा बच्चा है, नया नया उसका एडमिशन करा है। तो वो हर टाइम रोने लग जाता है जब भी मैं उसको स्कूल लेके जाता हूँ। आई नो कि ये प्रॉब्लम जो है वो काफी पेरेंट्स ने फील भी करी होगी। सो पेरेंट यहाँ पे बोल रहे हैं कि आई कुड नॉट सी माई चाइल्ड क्राइंग हर हार्ट आउट बिकॉज शी डिडेंट वॉन्ट टू गो, एंड एवरी वन टोल्ड मी आई एम ओवर पैम्परिंग हर एंड लेट हर क्राई। कि भाई मेरा बच्चा नया नया स्कूल में गया है और वो बहुत ज्यादा रोती है नई स्कूल जाने में, और वो इतना रोती है कि मैं उसको देख नहीं पाता हूँ। लेकिन सब लोग मुझे ये बोल रहे कि तू ज्यादा लाड प्यार दे रहा है अपनी बच्ची को, और तू उसको ज्यादा पैम्पर कर रहा है। तुझे उसको थोड़ा सा रोने देना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बच्चा स्कूल जाएगा तो रोएगा, है ना। तो ये उनको पेरेंट को एक एडवाइस मिली है। अब पेरेंट यहाँ पे जानना चाहते हैं कि इसका क्या आंसर, मतलब किस तरीके से वो रिएक्ट करे, कैसे सिचुएशन को संभाले। तो फिर साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हाँ, जो बच्चे हैं वो काफी रीजंस की वजह से रोते हैं। तो स्टार्टिंग के डेज में क्या होता है कि उनको एक सेपरेशन एंजाइटी हो सकती है। सेपरेशन एंजाइटी मतलब कि उन्हें आपसे दूर जाते हुए ऑब्वियसली डर लग रहा है। तो यहाँ पे मैं ये देखा कि सेपरेशन एंजाइटी, मतलब एंजाइटी में क्या होगा कि बच्चे को बहुत ज्यादा डर लगेगा, वो फ्यूचर के बारे में सोचेगा। हमने एंजाइटी के ऊपर भी एक वेबिनार लिया हुआ है, तो आई थिंक आप लोगों को एक आइडिया होगा, क्योंकि हमने ये टॉपिक उसमें कवर किया था, सेपरेशन एंजाइटी। सो बच्चे को जब भी आप ड्रॉप करने जा रहे हैं तो उसको सेपरेशन एंजाइटी हो सकती है। तो पहली चीज तो आप ये उसको फील मत होने दो कि आपको भी अपनी बच्ची से दूर जाते हुए घबराहट हो रही है, क्योंकि बच्चा नया नया स्कूल जाएगा, नए नए पेरेंट्स ऑब्वियसली उनको भी डर फील होगा। कि आप काम रहे, पहला स्टेप इसका ये होगा। दूसरा स्टेप, say you are leaving from house for school and she says, Mama, I don't want to go. Starts to cry a bit and you keep her calm. कि भाई बच्चा यहाँ पे बोल रहा है कि भाई मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना है, बट आप उसे काम करने की कोशिश करते हो, उसे शांत रखने की कोशिश करते हो, और आप उसको बोलते हो कि नहीं बेटा हम स्कूल नहीं जा रहे। और फिर आप क्या करते हो, गाड़ी स्कूल की तरफ ही चलाते हो। बच्चे को समझ में आता है कि हाँ ये स्कूल का ही रास्ता है, और बच्चा और ज्यादा रोने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमने बच्चे से झूठ बोला है ना, क्योंकि पेरेंट्स भी प्रॉब्लम में होते हैं, वो कोई ना कोई कोशिश करते हैं कि भाई ये एक बार के लिए शांत हो जाए, स्कूल में पहुंच के तो इनकी टीचर संभाल लेगी, एक बार मैं उसे बोल देता हूँ। बट यहाँ पे क्या हुआ कि हमने बच्चे से झूठ बोल दिया, और जैसे ही हमने बच्चे से झूठ बोला तो उसका यकीन उठ रहा है जो भी बात आप बोल रहे हो। दैट मीन्स बच्चा आपके साथ में भी सेफ फील नहीं कर रहा है। पहले तो उसको सेपरेशन एंजाइटी हो रही थी, और अब उसको सेफ भी नहीं फील हो रहा, तो बच्चे को डेफिनेटली और ज्यादा रोना आएगा। Now, it is important to see that school has the right environment for child. अब हमें ये भी चेक करना है कि बच्चे के लिए जो जिस स्कूल में हम लेके जा रहे हैं, वो तीसरा चेक है ये, कि बच्चे को हम जिस स्कूल में लेके जा रहे हैं वो एक सही एनवायरनमेंट की तो है ना, वहाँ पे खेलने के लिए बहुत सारा स्पेस या फिर ग्रीनरी है, जहाँ पे बच्चे को एकदम ब्यूटीफुल फीलिंग आए, लविंग टीचर्स हो, केयरिंग टीचर्स हो। तो ये इवन जब भी मैं प्री प्राइमरी सेक्शन में जाती हूँ यूरोके में, तो मेरे को ये देखने को मिलता है कि वहां पे बच्चे रोते हुए नहीं आते हैं, और वो सब ऐसे हंसते हुए आएंगे। और चाहे कोई भी हो, कोई अजनबी भी आया हो, तो उनको नमस्कार करेंगे ऐसे कि नमस्कार मैम। सो वहां पे उनके एक्सप्रेशन से पता लग रहा है कि उनको सेफ फील हो रहा है। तो हमें ये भी चेक करना है कि भाई बच्चे का एनवायरनमेंट तो सही है ना स्कूल में। देन नेक्स्ट,
कि फिर बच्चे को वहां पे जैसे कि सेटलिंग पीरियड चलता है हमारे प्री प्राइमरी में, तो वहां पे क्या होता है कि पेरेंट्स कुछ टाइम के लिए बच्चे के साथ में रहते हैं। जैसे कि अगर बच्चे को, कोई बच्चे 5 दिन में एडजस्ट हो जाते हैं, कोई बच्चे 2 दिन में स्कूल में एडजस्ट हो जाते हैं। तो जब तक वो एडजस्ट होते हैं पेरेंट्स आ सकते हैं और बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ताकि बच्चे को भी सेफ फील हो। एक प्रोसीजर है जो कि हम फॉलो करते हैं। तो उसमें उस दौरान हमें ये देखना होता है कि बच्चे के दोस्त बन जाए, बच्चा कंफर्टेबल फील कर जाए। देन व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर चाइल्ड टू नो इज दैट यू आर देयर फॉर हर। कि भाई बच्ची के लिए ये आप उसको एक फीलिंग दो कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है। और फिर जैसे कि आप उसको पिक करने आएंगे जैसे ही उसकी स्कूल ओवर हो जाएगी। तो दीज वर अ फ्यू ऑफ द सॉल्यूशंस जो कि अ, एक साइकोलॉजिस्ट ने सजेस्ट करे पेरेंट्स को, अगर उनका जो बच्चा है वो स्कूल जाते समय रो रहा है, तो नई स्कूल में जाते। तो यहाँ पे हमने कुछ बहुत सारी एक बातों को एक क्रक्स में समझाने की कोशिश करी है। आज हम आपके साथ में ये केस स्टडीज इसीलिए लेके आए हैं ताकि आपको पता चले कि जो सॉल्यूशंस हम आपसे शेयर करते हैं उनको इफेक्टिवली काम में कैसे लेना है। तो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि क्यों ये छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और किस तरीके से हम इन सिचुएशंस में उनको अप्लाई कर सकते हैं। So, this was about today's webinar. Now, I would request all of you कि आप सबके जो भी questions हैं, queries हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि आपको आज का वेबिनार कैसा लगा। अब हम थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आप हैं। ओके, सो एक पेरेंट का क्वेश्चन है कि एज हैव एनी रोल इन स्टबन। ऑफ कोर्स जो एज है उसमें जिद का एक रोल होता है। अगर आप देखेंगे तो एक 5 साल के बच्चे की अलग जिद होती है और एक 12 साल के बच्चे की अलग जिद होती है। और उसके साथ में ये भी होता है कि जो हमारा बच्चा है वो किस तरीके से, एक हमने पॉइंट शेयर किया था कि इमेच्योरिटी भी एक रीजन होती है जिद के पीछे। तो अगर हमारा बच्चा मेच्योर नहीं हो पा रहा है एज के साथ में, तो वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। ऑफ कोर्स आप एकदम सही बोल रहे हैं। मैम, लेट द चाइल्ड क्राई व्हेन ही गेट्स टायर्ड ही विल स्टॉप। नो नो नो, नॉट एट ऑल। ये तो अ, एक पेरेंट पूछ रहे हैं कि क्या हम बच्चे को रोने दे सकते हैं, और रोते रोते तो बच्चा खुद ही चुप हो जाएगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ राहुल सर कि अगर आपको किसी ने ये अप्रोच सजेस्ट करी है तो ये अप्रोच ना करें। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम बच्चे के इमोशंस को कोई प्रेफरेंस दे ही नहीं रहे हैं। अगर हम बच्चे के इमोशंस को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं तो हम ना ही बच्चे को सुन रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, कि वो क्या और उसे क्या फील हो रहा है। और जब हमें ये तीनों ही नहीं पता तो हम इनसेंसिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं हमारे बच्चे के टुवर्ड्स। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। एक और प्रॉब्लम इससे जो होती है वो ये है कि बच्चे की अगर फीलिंग्स को हम इंपॉर्टेंस नहीं देना प्रेफर कर रहे हैं, तो जब वो बच्चा खुद बड़ा होएगा वो खुद ही अपनी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस नहीं दे पाएगा। वो समझ ही नहीं पाएगा उसे क्या फील हो रहा है। और वो समझ नहीं पाएगा, दैट मीन्स उसका इमोशनल रेगुलेशन बहुत खराब हो जाएगा। और उसके ईक्यू पे फर्क पड़ेगा, दैट मीन्स इमोशनल कोशेंट पे फर्क पड़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको किसी ने ऐसा सजेस्ट किया है तो आप ये चीज उनको भी बताएं। नेक्स्ट जो क्वेरी है पेरेंट की वो ये है कि मोबाइल के लिए जिद करते हैं। हाँ, डेफिनेटली काफी पेरेंट्स की ये क्वेरी रहती है। इसी के ऊपर हमने एक मोबाइल एडिक्शन पे भी वेबिनार लिया था, जो कि हमारा जो कम्युनिटी है व्हाट्सएप पे पेरेंटिंग की, उस पर अवेलेबल है वीडियो। इट इज शोइंग दैट माई नेट इज नॉट वर्किंग। आई वुड रिक्वेस्ट आवर टेक्निकल टीम टू लेट मी नो कि क्या मेरी आवाज या फिर मेरी ऑडियो वीडियो दोनों प्रॉपर है। आई वुड रिक्वेस्ट आवर टेक्निकल टीम टू रिस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑडियंस। ओके, सो यहाँ पे मोबाइल एडिक्शन वाला उस पे पूरा आपको लिंक अवेलेबल है हमारे जो कम्युनिटी है व्हाट्सएप पे। सो आप उस पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
और उसके थ्रू आपके पूरा आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा किसी पेरेंट को अगर कुछ क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, यू आर मोस्ट वेलकम। रतन सर का रेज हो रहा है हैंड, तो एक बार मैं रतन सर से पूछना चाहूंगी कि क्या आप में चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको क्वेश्चन पूछना है या फिर जो भी आपकी क्वेरी है। ओके, सो एक पेरेंट का क्वेरी है कि मैम मेरे बच्चे की आयु 11 साल है और क्लास 7 में है, उसे होमवर्क करने में बहुत दिक्कत होती है, तो क्या करें। तो पहली चीज तो हमें ये देखना है कि बच्चा 7th में हो गया है, कब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट है। क्या 7th में आने के बाद बच्चे को स्टार्ट हो रही है। तो हमें फिर ये चेक करना है कि उसका स्कूल में एनवायरनमेंट कैसा है, उसे स्कूल में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। या फिर उसे ये देखना है कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है। क्या हमने बच्चे को फॉल्टी बिहेवियर पैटर्न लर्न करवा दिए, बच्चे को किसी चीज का एडिक्शन तो नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में एक बार आप थोड़ी सी केस हिस्ट्री कलेक्ट करिए। केस हिस्ट्री मतलब इसका कारण जानने की कोशिश करिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। और जैसे ही आपको कारण पता चलेगा, तो आई एम श्योर कि जो हमने वेबिनार्स लिए हैं उसके थ्रू आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिली होगी। एंड जो हमारा कम्युनिटी है व्हाट्सएप का, उसके थ्रू आप हमें रीच कर सकते हैं कि मैम मैंने सॉल्यूशन पता, मैंने सॉरी जो रीजन है वो पता कर लिया है, और उसके थ्रू हम फिर आपको आगे हेल्प कर सकते हैं। ध्यान भटक जाता है बार बार, दैट मीन्स बच्चे का अटेंशन स्पैन कम है। तो एक काम करिएगा, अ, उसको आप 10 मिनट का मेडिटेशन करवाइए डेली पे, सुबह और शाम, जिससे उसका मेडिटेशन आप भी करिए और अपने बच्चे को भी करवाइए। उससे उसका अटेंशन स्पैन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर वो मेडिटेशन नहीं कर पा रहा है, तो आप जैसे कि हम पूजा करते हैं, राइट, सो उसका भी एक रोल होता है। जब हम पूजा करते हैं तो हम ये काइंड ऑफ मेडिटेशन है। क्यों? क्योंकि हम स्पिरिचुअल हेल्थ की यहाँ पे बात कर रहे हो, स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे आरती है तो एक अच्छी आवाज में जोर जोर से आरती गाना, या फिर हनुमान चालीसा पढ़ना, या फिर आप जो भी रिलीजन फॉलो करते हैं उसको फॉलो करके जो भी अपनी प्रेयर है वो करना। तो उसके साथ में क्या होगा कि बच्चे का अटेंशन स्पेंड डेफिनेटली बढ़ेगा। ओके, सो राहुल सर ने शेयर किया कि मैम इन आर टाइम व्हेन वी वर किड्स आवर पेरेंट्स यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, आई थिंक दैट वेंट वेल सो फार। सो द थिंग इज कि स्ट्रिक्टनेस के अपने कुछ फायदे होते हैं सर, बिल्कुल मैंने माना, लेकिन जो स्ट्रिक्ट बिहेवियर है उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें 24 घंटे स्ट्रिक्ट रहने की जरूरत है हमारे बच्चे के साथ में। क्योंकि क्या होता है कि ये अगेन, ये जो जनरेशनल ट्रॉमा है उसमें उसका कॉन्सेप्ट है ये। उसमें ये होता है कि हम हमारे नाना नानी से जो पेरेंट्स ने सीखा या दादा दादी से जो सीखा, वो पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया, वो पैटर्न्स उन्होंने अडॉप्ट किए, अब उन्हें पता है कि वो हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है, और वही हम लोगों ने सीख लिया। तो ये वेबिनार की सीरीज का पीछे का एक मोटिव ये भी है कि भाई जो हमने पेरेंटिंग का एक मुद्दा उठाया है, राइट, तो पेरेंटिंग पे हमें वर्क करना है, वो एक पॉजिटिव तरीके से हो। ओके, एनी एक्टिविटी सजेशन फॉर टीनेजर। सो मनीषा मैम, आप एक्टिविटी टीनेजर्स के लिए पूछ रही हैं, लेकिन आपको किस फील्ड की एक्टिविटी चाहिए, या फिर आपकी प्रॉब्लम क्या है बच्चे के साथ में, उसे अटेंशन की प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से जो एक्टिविटी है वो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। ओके, सो हेलो मैम, बच्चे को स्कूल में वीक बोलते हैं टीचर्स, बच्चे के सामने वीक बोलते हैं। सो दिस इज नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस कि बच्चे, ऑब्वियसली क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है हर चीज में, अगर बच्चे के ग्रेड्स कम आ रहे हैं और ये बच्चे के सामने ही बोला जा रहा है कि ये बहुत वीक है, इसे पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऑल्दो एक रियलिटी चेक अच्छा होता है, बट दिस इज नॉट द वे कि हम बच्चे को रियलिटी चेक दें।
हमें सच पता होना चाहिए, बच्चे को सच पता होना चाहिए, पर ये तरीका नहीं हो। यहाँ इसकी वजह से बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। जो बच्चे की खुद की नजरों में जो अहमियत है वो घट जाती है। और अगर बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, उसकी अहमियत खुद की नजरों में घट रही है, तो डेफिनेटली वो इनसिक्योर फील करेगा। सो ये कोई हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। इसके बजाय आप ये कर सकते हो कि जब भी आप पीटीएम में जाओ, तो आप अपने बच्चे के साथ में जा सकते हैं, लेकिन जब भी आप टीचर से बात करें तो आप अपने बच्चे को बोल दीजिएगा कि बेटा जाओ थोड़ा सा घूम के आ जाओ, अपने दोस्तों के साथ खेल के आ जाओ, ताकि आप बच्चे के सामने वो बात ना करें। ओके। He completes all his work on time and gets extra time. Always he asks me to do. In stubborn way, how to channelize it? Actually, मैं आपका मनीषा जी, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है वो ये है कि जो बच्चा है वो काफी एक्टिव है और वो अपना सारा काम टाइम पे कर लेता है, और फिर भी उसके पास टाइम बच जाता है, और फिर वो आपको पूछता होगा कि चलो मम्मा खेले, या फिर ऐसा कुछ उस चीज की जिद करता है। तो वो जिद नहीं है पहली चीज तो। क्यों? क्योंकि बच्चे ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रही है, और वो बच्चा आपसे आपका समय मांग रहा है थोड़ा सा, और जो कि उसका हक है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़ा सा समय निकालें, और बच्चे के साथ में काफी कॉग्निटिव एबिलिटीज के गेम्स आते हैं, तो आप वो खेल सकते हैं बच्चे के साथ में। काफी, जो कि उसके जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को डेवलप करने में हेल्प करते, काफी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि या तो फिजिकल एक्टिविटी वाले गेम खेले, ठीक है, या फिर बॉल से कैच हो गया, कुछ भी, वो दैट डिपेंड्स कि बच्चे की एज क्या है। दूसरा, आप कॉग्निटिव गेम्स खेल सकते हैं। ओके। सो आई थिंक वी आर गेटिंग लेट, सो बिफोर मूविंग आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग विद यू। टेक्निकल टीम, ओके, थैंक यू सो मच। सो आई वुड लाइक टू शेयर कि थैंक यू सो मच, आप सब लोग हमारे वेबिनार में इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। सो इट इज अ स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम आवर साइड, एंड वी आर गोइंग टू गिव 10% डिस्काउंट, जो कि फर्स्ट, जो अभी 23 मार्च है, तब तक के लिए जो भी पेरेंट्स हमारे यूरो स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाएंगे, उनको ट्यूशन फीस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्कूल एंड यू वुड लाइक टू just pay a visit to our school, and then you decide, and then you make a better decision. But be aware कि ये available है ऑफर 23 मार्च तक का। So I would request all of you to take some time for your children and make the right choice. सो थैंक यू सो मच पेरेंट्स। आप सब लोग Q&A में भी काफ़ी अच्छे तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट आई एम सॉरी अगर मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको टाइमली नहीं दे पाई हूँ, या फिर मैंने मिस कर दिया हो। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि एक QR कोड आपके सामने शो हो रहा है। अगर आप में से किसी के भी क्वेश्चंस अनआंसर रह गए हैं, तो आप इस QR कोड के थ्रू हमारा पेरेंटिंग विद यूरो जो कम्युनिटी है, हमारी एक फैमिली है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पे आपका जो भी कंसर्न है, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरीज है, आप वहां पे पूछ सकते हैं। प्लस इस वेबिनार की, पिछले सभी वेबिनार की और आने वाले सभी वेबिनार की डिटेल्स, पीपीटी, सारा मटेरियल, वीडियो इस ग्रुप पे अवेलेबल है। सो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट के टेक्निकल टीम, आप जो लिंक है इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का, वो चैट बॉक्स में डाल दे, ताकि हमारे पेरेंट्स जैसे ही उस लिंक को क्लिक करें, तो वो फटाफट इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सके विदाउट एनी हैसल। एंड द लिंक इज इन योर चैट बॉक्स। सो either you can scan this QR code or you can click on the link। धनंजय सर, जो लिंक है वो चैट बॉक्स में अभी अवेलेबल कराया है, आप उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं और कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं और कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच पेरेंट्स,
एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि बहुत मेहनत लगती है कि आप सब लोगों तक वो चीज़ पहुंचा पाए जो हमने एक सोची है, और आपकी किसी तरीके से इस पेरेंटिंग जर्नी में हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, ताकि जो हमारी सोसाइटी है वो हेल्थी इंडिविजुअल से भरी हुई हो, जो बच्चे हो मेंटली भी फिट हो। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि इन वेबिनार का एक हम थोड़ा सा रिव्यू आप लोगों से कलेक्ट करना चाहते हैं, ताकि हम पता लगा सके कि जो हम कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वो आपको किसी न किसी तरीके से हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जैसे ही ये वेबिनार आप एंड करेंगे, उसके बाद में आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने रिव्यूज, अपने कमेंट्स और अपने प्रेफरेंसेस उस फॉर्म के थ्रू आप हमें बता सकते हैं। तो प्लीज सपोर्ट दिस एंड काइंडली फिल दैट फॉर्म एज वेल। एंड आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप सब लोगों ने यू टुक टाइम फॉर योर सेल्फ, एंड यू टुक टाइम आउट फॉर योर किड्स एज वेल, कि आप यहाँ प्रेजेंट है। वही एक सिग्निफिकेंट रीजन है मेरा ये बिलीव करने का कि आप पॉजिटिव तरीके से अपने बच्चे को रेज करना चाहते हैं और उसकी पेरेंटिंग में कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच। अब हम आने वाले संडे को मिलेंगे। थैंक यू सो मच पूनम मैम, थैंक यू सो मच अर्चना मैम, एंड थैंक्स टू ऑल द पेरेंट्स हु आर हियर। तो मिलते हैं कमिंग संडे को। टिल देन टेक केयर, एंड आई होप you have a good week when we meet coming soon Sunday. Thank you.